जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया। पहले चरण के तहत जम्मू कश्मीर की 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिसके लिए मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बिजबैरा के मरहमा इलाके में है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा जोश है पोलिंग को लेकर, और लाइन सुबह सुबह ही यहाँ पर लग गई है वोट डालने के लिए। आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह नजर आया। डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोर्स करना चाहिए, एजुकेशन पे, और आने वाली जनरेशन का ख्याल रखें। मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। साथ ही ड्रोन के जरिए भी मतदान केंद्रों पर निगरानी रखी गई, ताकि नापाक ताकतें लोगों को उनके मतदान के अधिकार से ना रोक सके। जानकारी के मुताबिक पिछले 37 साल में ये पहली बार है जब इस बार चुनाव बहिष्कार का मुद्दा नहीं है और सभी पार्टियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। और यही वजह रही कि कश्मीर के जिन इलाकों में कुछ सालों पहले तक आतंकी घटनाएं आम बात होती थी, वहाँ लोगों का हुजूम मतदान में हिस्सा लेता नजर आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विवादित और धमकी भरे बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने विवादित बयान को लेकर बीजेपी के 3 नेता और शिवसेना के 1 नेता के खिलाफ दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। और जिन नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई उनमें शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़, बीजेपी नेता तरविंदर मारवा, रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू और यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह के नाम शामिल हैं। मंत्री भारत सरकार का, इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे, क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। शिवसेना उद्धव गुट ने राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी को साजिश करार दिया। कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई उनके ऊपर हमले की बात करता है। ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने भी विरोधियों पर वैसे ही पलटवार किया जिस जुबान के लिए कांग्रेस विरोध कर रही है। एक बिट्टू जो पंजाब से आते हैं, केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक वो व्यक्ति, एक विधायक शिंदे साहब के शिवसेना गुट का कहता 11 लाख दूंगा। अरे विधायक सुन ले, 1 करोड़ रुपए दूंगा जिस दिन तेरी कोई जबान काट के मेरे पास ला देगा। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयानबाजी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। दिल्ली समेत देश भर के कई इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने पहुंच गए, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस वालों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जिसके बाद कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और वहीं से नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जो है भाजपा मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने जो है पहले ही व्यवस्था कर रखी थी, बैरिकेडिंग लगा रखी। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जो कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जो झड़प हो रही है, देखिए तस्वीरें। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने की कोशिश की। इसके बावजूद जब कार्यकर्ता नहीं माने और हंगामा करते रहे तो फिर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें एक बस में बिठाकर अपने साथ ले गई। एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार की कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद इसे अब आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में लाएगी। हालांकि ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का वादा किया था, जिसके लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the 1 nation 1 election initiative. वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अव्यवहारिक बताया है। वहीं सरकार ने भी विपक्ष को जवाब दिया। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए
वो बात करते हैं। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात करते हैं। गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। अखिलेश के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले में 6000 युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे। यहां से योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने वे नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाजियाबाद आज विकास का हब बन चुका है, लेकिन 2017 से पहले यहां गुंडों और माफियाओं का राज था। उन्होंने अखिलेश और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। 7 वादे पक्के इरादे के तहत कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 7 बड़ी गारंटी दी। कांग्रेस ने इस गारंटी के तहत हरियाणा के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण वादे किए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर सत्ता में आए तो हर वादा पूरा करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन, सरकारी विभागों में 2 लाख पक्की नौकरियां, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, साथ ही जातिगत सर्वे करवाने का भी वादा किया। इतने सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। पहले चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर की तारीख तय की थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया था। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बाद तेज प्रताप यादव की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दी, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में इन लोगों को समन जारी किया और सभी को 7 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया। तेज प्रताप यादव को लेकर कोर्ट ने कहा कि मामले में उनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एके इन्फोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे। इसके साथ ही कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी को भी समन भेजा। कोर्ट के समन के बाद जेडीयू ने लालू परिवार को पटना का सबसे बड़ा जमींदार बताया। मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानना, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन, पटना के सबसे बड़े जमींदार के रूप में आपका परिवार चिन्हित है, तो सक्षम न्यायालय ने सम्मन जारी किया है और सम्मन भी नवरात्र की अवधि में है। समन पर आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आरजेडी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन जांच के बहाने केंद्र सरकार को भी घेरा। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आएंगे, इसी तरह से नोटिस आएंगे, जांच एजेंसियां आएंगी, जांच करेंगी। ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता न घबराते हैं न विचलित होते हैं। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी के बाद अब वो इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी की सुरक्षा में इजाफा होगा, जबकि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा घटाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक समीक्षा के बाद दिल्ली पुलिस ये फैसला ले सकती है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री को Z श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है और चूंकि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है, लिहाजा दिल्ली पुलिस आतिशी को जल्द ही Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आतिशी को ये सुरक्षा दी जाएगी। दिल्ली पुलिस Z श्रेणी के तहत पालियों में करीब 22 सुरक्षा कर्मियों को तैनात करती है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिसके तहत एक शिफ्ट में करीब 40 पुलिस वालों को तैनात किया जाता है। चूंकि केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया, ऐसे में खबर है कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल की सुरक्षा की समीक्षा करेगी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर फैसला ले सकती है।
योगी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। उनके मंत्री और विधायक भी इसे अपना रहे हैं, लेकिन महाराजगंज के सिसवा से बीजेपी विधायक ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। तो वहीं उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई, जिसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसमें वो अस्पताल के स्टाफ की क्लास लेते नजर आए। यही जनता तुमको पीटेगी अगर ऐसा तुमने किया तो। इसी तरह उपाध्याय डीएम था तो कहा हमारे पास 5000 गौसदन में गाय हैं, हमने रेंडम चेक कराया था और सस्पेंड करा के दम लिया। मैं वो विधायक नहीं हूँ, याद रखना। अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। दवा नहीं है। आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 रुपए की जगह 2 रुपए वसूले जा रहे थे। ये जानकर विधायक जी को गुस्सा आ गया और सीएमओ को फोन कर पर्ची काउंटर पर काम कर रहे कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दे दिए। और अब ये खबर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में वकालत करने वाले वकीलों के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के ड्रेस कोड पर एक याचिका को खारिज करते हुए जवाब दिया है। दरअसल शलभमणि त्रिपाठी नाम के वकील ने वकीलों के ब्लैक कोट और गाउन ड्रेस कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें गर्मी के मौसम में काला कोट और गाउन पहनने से छूट मांगी गई थी। दलील दी गई कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में वकीलों को गर्मी के मौसम में परेशानी होती है और इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका डालने वाले वकील की न सिर्फ याचिका खारिज की बल्कि सुनवाई से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर अपना जवाब भी दिया और कहा कि कोर्ट में अनुशासन के लिए वकीलों का ड्रेस कोड होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों में टी शर्ट कुर्ता पजामा पहनकर हम बहस की इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए जिरह के दौरान वकील का ड्रेस कोड होना बेहद जरूरी है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में मर्यादा का न्यूनतम मानक बनाए जाए रखना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करोलबाग इलाके में एक मकान ढहने से बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलते कई लोग मलबे में दब गए। हालांकि फौरन रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड टीम ने तुरंत रेस्क्यू शुरू कर दिया, लेकिन तब तक एक शख्स की मौत हो चुकी थी। हालांकि 12 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ बहुत संकरी गलियां और पहुंचने में दिक्कत हो रही है। आदमी बहुत ज्यादा मलबा हटाने में दिक्कत है, मशीनें नहीं पहुंच रही। हादसा सुबह 9:15 बजे के आसपास हुआ। तब तक एक बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर गया। फौरन दिल्ली अग्निशमन सेवा ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में सहायता के लिए 5 गाड़ियां घटनास्थल पर भेज दी, जिसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। आगे की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्डिंग गिरी तो इसमें काम चल रहा था और उस समय पहले ये बताया गया कि 15 से 16 लोग इसमें हो सकते हैं। एज सच अभी जो है 12 लोगों को हॉस्पिटल भेजा जा चुका है और बाकी तलाश जारी है। एक के बारे में अभी कंफर्म लोग बोल रहे हैं कि वो हो सकता है, बाकी हो सकता है कैजुअलिटी और भी हो। जो बिल्डिंग हादसे का शिकार हुई वो करीब 25 वर्ग गज क्षेत्र में फैली हुई थी और बेहद पुरानी थी। दिल्ली में कई दिनों से बारिश हो रही है। आशंका है कि बारिश के कारण ही यह हादसा हुआ। हादसे में फिलहाल एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि 12 लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नाले में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नाले के एक तरफ एक पिकअप खड़ा है, जबकि नाले के दूसरी तरफ दीवार पर एक युवक बैठा है। थोड़ी देर तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक युवक एक हाथ पीछे ले जाता है, फिर देखते ही देखते वो नाले में गिर जाता है। आसपास से इक्का दुक्का लोग गुजरे, लेकिन शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब नाले में हलचल हुई तभी अचानक लोग उस तरफ भागते हैं और युवक को निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम हरीश है। वो दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौटा था और नाले की दीवार पर बैठ गया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से नाले में गिर गया और मौत हो गई। और अगली खबर आपको दिखाएं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो सामने आया है। जुलूस में शामिल कुछ मुस्लिम युवक सिर तन से जुदा के नारे लगाते सुनाई दे रहे हैं। नारेबाजी का ये वीडियो मुरादाबाद के बेलारी थाना इलाके का है। 12 वफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवकों ने नफरती नारे लगाए। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 16 सितंबर का है, जब 12 वफात के मौके पर मुस्लिमों ने जुलूस निकाला था। उस दौरान सरतन से जुदा के नारे लगाए गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। 16 सेकंड के इस वायरल वीडियो में कुछ लोग एक साथ मिलकर माइक पर संतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल के लोगों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है और उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन्होंने ये भड़काऊ नारेबाजी की है।
और यूपी के संत कबीर नगर के ठठराही गांव में बारावफात के मौके पर लगाए गए विवादित बैनर मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया। दावा किया गया कि इस बैनर में 2 पाकिस्तानी मौलवियों की तस्वीरें थीं। जिस पर विवाद खड़ा हो गया था, गांव में लगाए गए इस बैनर में एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी और मुफ्ती सलमान अजहरी की तस्वीर थी, तो वहीं पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी और पाकिस्तान के ही मौलाना बीर अजमल कादरी की फोटो भी लगी हुई थी। और इस बैनर पर लिखा हुआ था कि इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। अमजद आलम व बाल अपचारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। आरोप है कि ये बैनर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने के उद्देश्य से लगाया गया था, जिस पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। यूपी के बदायूं में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब हिंदू संगठन बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने एक होटल से हिंदू महिला के साथ एक मुस्लिम लड़के को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया। जिस पर आरोप है कि वो हिंदू लड़कियों और महिलाओं के मोबाइल नंबर लेकर उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाता था और उनका इस्तेमाल करता था। हमारी टीम ने जाके पकड़ा तो ये एक तो लव जिहाद का मसला बनता है, दूसरी चीज ये लोग अदर नाम ले लेकर, हिंदुओं के नाम ले लेकर हमारी माताओं बहनों को उनके ऊपर शोषण कर रहे हैं। बताया गया कि आरोपी रामपुर का रहने वाला है और वो फिलहाल बदायूं में एक मोबाइल की दुकान पर मैकेनिक का काम करता था। आरोप है कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दुकान पर आई एक हिंदू महिला को उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे होटल में ले गया। इसकी जानकारी मिलते ही बजरंग सेना के लोगों ने उस होटल पर छापा मारा और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी बुलेट ट्रेन का सपना जल्द पूरा होने वाला है, जिसके लिए तेजी से काम चल रहा है ताकि 2026 तक प्रोजेक्ट शुरू हो सके। गुजरात के वडोदरा से बुलेट ट्रेन गुजरेगी और ऐसी उम्मीद है कि 2026 तक काम पूरा हो जाएगा और सूरत में पहला ट्रायल रन शुरू होगा और पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलेगी। बुलेट ट्रेन परियोजना की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है और परियोजना की कुल लागत 1.08 लाख करोड़ रुपए है। पूरा प्रोजेक्ट जापानी तकनीक से तैयार किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। बुलेट ट्रेन जल्द से जल्द भारत में दौड़ पाए, इस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए, पीएमओ कार्यालय भी इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए। खास बात यह है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जितनी तेजी से काम चल रहा है, उतनी ही तेजी से कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। गुजरात के प्रतापनगर में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का एक प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए तेजी से काम चल रहा है, जिसके लिए तैयार हो जाने से ट्रेनों की रफ्तार और बढ़ेगी। हालांकि अभी इसके लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। बुलेट ट्रेन के लिए अहमदाबाद और मुंबई के बीच 12 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसके लिए 100% भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। गुजरात में सूरत और आनंद के पास ट्रैक निर्माण बेस स्थापित करने के साथ साथ ट्रैक निर्माण का काम जारी है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिकतम 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाना होगा और 2026 में सूरत के बिलीमोरा के बीच ट्रायल रन का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। अराजक तत्वों ने विसर्जन शोभा यात्रा पर पत्थर फेंक दिए, जिसके बाद 2 गुटों में टकराव हुआ और अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक ठाणे के भिवंडी में गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। देर रात जब गणपति की शोभा यात्रा बजरंग पट्टी नाका से गुजर रही थी, तभी हिंदुस्तानी मस्जिद के पास कुछ लड़कों ने पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में मूर्ति भी खंडित हुई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। सूत्रों की माने तो एक युवक को भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। मूर्ति खंडित होने से नाराज मंडल के लोग सभी आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे और इस जिद पर अड़ गए कि जब तक सभी आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा, मूर्ति विसर्जन नहीं होगा। धीरे धीरे कुछ और मंडल के लोग पहुंचकर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। देखते ही देखते भीड़ और तनाव बढ़ने लगा, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को किसी तरह समझाया, लेकिन गणेश भक्त आरोपी को पकड़ने की मांग पर अड़े रहे।
इधर महाराष्ट्र के बुल्ढाना के जलगांव में भी विसर्जन के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद बवाल मच गया। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि हंगामा बढ़ता देख पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में भी गणपति जी के विसर्जन में पत्थरबाजी की खबर है, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। मामला जिले के शोहरतगढ़ तहसील का है। यहाँ मारवाड़ी चौराहे पर गणपति की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने मूर्ति पर पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए और दो समुदाय आमने सामने आ गए। हिंदू पक्ष का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उस वक्त शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया जब वो गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और हिंदू पक्ष आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। राजस्थान के शाहपुरा में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। गणेश विसर्जन के बाद खाड़ी पंडाल में जानवरों के अवशेष मिलने पर हंगामा हो गया और तमाम हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए और धरने पर बैठ गए। स्थानीय निवासी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए शाम 7 बजे तक का समय दिया है। इस घटना को करने का उद्देश्य केवल माहौल बिगाड़ना है और हिंदू समाज में भय पैदा करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इधर बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस कस्बे में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही मामले को लेकर प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दरअसल जब गणेश प्रतिमा विसर्जन के बाद लोग लौटे तो वहां पंडाल में जानवरों के अवशेष पाए, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। गणेश विसर्जन शोभा यात्रा पर शहर शहर पथराव को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्थरबाजी पर बड़ा बयान दिया। हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जहां जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी वहीं पत्थरबाजी हो रही है। आज गणेश विसर्जन में कल भिवंडी हो या बुल्ढाना हो, जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां तो वो पत्थर चलाते हैं। आज देश के अंदर जहां जहां जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ गई है वहां वहां बुल्ढाना और भिवंडी बना हुआ है। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने इस पर पलटवार किया। ताजियों पे भी होता है, दशहरे में भी होता है, खबरें आती हैं जब कांवड़ जाते हैं तो उन पे भी होता है, इसमें भी होता है। जो करते हैं वो दोषी है, लेकिन अब गिरिराज सिंह जी की नौकरी यही है, यही बोला करो तो बोल जाते हो। बहरहाल शोभा यात्राओं पर हो रही पत्थरबाजी एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गणपति विसर्जन को लेकर अलग अलग तरह की खबरें सामने आई, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जहां नशे में टल्ली एक महिला ने बप्पा की विसर्जन यात्रा को आधे घंटे तक रोके रखा और महिला ने विसर्जन रूट पर जमकर हंगामा किया। नशे में धुत महिला गाड़ी के सामने लेट गई और जमीन पर ही काफी देर तक नागिन डांस करती रही। थोड़ी देर बाद महिला गाड़ी के आगे खड़ी होकर काफी देर तक नाचती रही। इस दौरान शराबी महिला के ड्रामे को देखने के लिए काफी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन महिला की नौटंकी जारी रही। इस दौरान लोग उसे हटाने से डर रहे थे। हालांकि काफी देर बाद आखिरकार पुलिस ने महिला को पकड़ा और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़कर आई। गुजरात के वलसाड से ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे लोगों का दिल दहल गया। अपने बेटे की जन्मदिन पार्टी में मां की हार्ट अटैक से मौत हो गई और इस दर्दनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया जिसमें बर्थडे पार्टी चल रही होती है। लोग पार्टी में मस्ती कर रहे थे, सभी अपने में व्यस्त थे। तभी डांस फ्लोर पर महिला अपने पति के कंधे पर हाथ रखती है। उसका पति बेटे को गोद में लेकर आगे बढ़ता है और महिला खुद को संभालने के लिए पति के कंधे का सहारा लेना चाहती है, लेकिन महिला खुद को संभाल नहीं पाती और बेसुध होकर गिर जाती है, जिससे पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। लोग उस महिला को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसका पति महिला को उठाता है और फ्लोर पर लिटा देता है। सभी लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और महिला अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन मौत की नींद सो जाती है। अगर हम आपसे ये कहें कि शादी चलाने के लिए नहाना जरूरी है तो आप शायद हैरान हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में पति के ना नहाने की वजह से तलाक की नौबत आ गई।
आगरा पुलिस लाइन मैदान में परिवार परामर्श केंद्र लगाया गया था। यहाँ एक अनोखा मामला सामने आया। एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति पर आरोप लगाया कि वो नहाता नहीं है। पत्नी के मुताबिक शादी के बाद से उसका पति सिर्फ 6 बार ही नहाया है। कई बार समझाया लेकिन पति नहीं माना। पति की इस आदत से तंग आकर पत्नी ने तलाक का फैसला कर लिया। लड़की का कहना ये था कि सर ये नहाते नहीं हैं। तो लड़के से जब पूछा तो लड़के का कहना ये था, सर हम गंगा जल के कुछ छींटे वगैरह डाल लेते हैं और 8 दिन के बाद जब भी है हम नहा लेते हैं। पत्नी ने अपने पति पर मारपीट और उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। हालांकि काउंसलर के द्वारा दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। अगली तारीख पर पति पत्नी को बुलाया गया है और समझौते के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन ये अनोखा मामला सुर्खियों में है। एक तरफ जहां सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं कीमतें बढ़ने से सब्जियों की चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। गुजरात के वापी की सब्जी मंडी से कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने आई, जहां चोरों ने बोरी की बोरी सब्जियों पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदारों ने बताया कि चोर प्याज और अदरक से भरी कई बोरियां चोरी कर अपने साथ ले गए। तो कैमरा लगाया गया तब पता चला जो कोई लेके जा रहा है चोरी 2 बार तो पकड़ा भी गया। एक गोनी कांदा कम से कम 3000 का हो रहा है, तो 6000 का अगर 2 दिन में कांदा चला जाए तो हम कितना कमाया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब दुकानदारों को सब्जी चोरी का शक हुआ। दुकानदारों ने जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उनके होश उड़ गए। सीसीटीवी में एक शख्स बोरी सब्जी चोरी कर अपने कंधे पर रखकर ले जाता दिखाई दिया। बताया गया कि आरोपी दुकान को तब निशाना बनाते हैं जब दोपहर के वक्त मंडी के व्यापारी खाना खाने चले जाते हैं। तभी चोर मंडी में आते हैं और प्याज, लहसुन और महंगी सब्जियां चोरी कर फरार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर है। ड्रोन के सर्च ऑपरेशन में 6ठा आदमखोर भेड़िया कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद टीम उसे पकड़ने की तैयारी कर रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आदमखोर भेड़िया की सबसे ताजा तस्वीर है। ये 6ठा आदमखोर भेड़िया है जो ड्रोन के सर्च ऑपरेशन में कैमरे में कैद हुआ है। यह आदमखोर भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है और 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है, लेकिन अभी तक ये पकड़ से दूर है। महसी इलाके में गन्ने के खेत में 6ठा भेड़िया ट्रेस हुआ है। इस नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम ऑपरेशन भेड़िया अभियान चला रही है। हालांकि अभी तक अल्फा भेड़िया वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अब बात गधों की। गधा कहीं का, गधे हो क्या, ऐसे कितने ही तंज गधों को लेकर बने हैं। यानी एक ऐसा जानवर जो हमेशा मजाक का पात्र बना रहा, लेकिन अब इन गधों के अच्छे दिन आ गए हैं। खबर कर्नाटक के विजयनगर जिले से है, जहां गधों की मांग में अचानक उछाल देखा गया। वजह पता की तो पता चला कि ये गधे तो अब किसानों को मालामाल कर रहे हैं। दरअसल जिन्नी मिल्क नाम की एक कंपनी गधों को बेच रही है और बदले में किसानों से गधे का दूध खरीद रही है। ये दूध कई हजार रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है, जिससे किसानों को अच्छी कमाई हो रही है। यही वजह है कि गधों की कीमत में भी अचानक उछाल देखा गया है। पूरे विजयनगर जिले के लोग अब गधे खरीदने में जुट गए हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो बैंक से लोन लेकर गधों की फार्मिंग कर रहे हैं। जो लोग कल तक गधे पर चुटकुले सुना रहे थे, अब वही गधा चराने जा रहे हैं और गधों का दूध बेचकर मालामाल हो रहे हैं। तो गधों के भी अच्छे दिन आ गए हैं। कैसे और क्यों अच्छे दिन आ गए वो आइए आपको अब हम बताते हैं। क्योंकि कर्नाटक के विजयनगर में अचानक गधों की मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने की वजह से गधों का दूध जो करीब 2700 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है और यही वजह है कि अब एक गधा 1 से 1.25 लाख रुपए में किसान खरीद रहे हैं। दरअसल गधे के दूध का इस्तेमाल दवा, साबुन, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में होता है। इसी के चलते गधे के दूध की जो डिमांड है वो बढ़ गई है और अब विजयनगर जिले के किसान गधों की फार्मिंग कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस काम में किसानों की मदद जिन्नी मिल्क नाम की कंपनी कर रही है, जो गधे भी उपलब्ध कराती है और उनका दूध भी किसानों से खरीदती है। बिहार के मधुबनी के बसेठ में डायल 112 की पुलिस पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया गया कि राहुल नाम का युवक कुछ मवेशियों को लेकर जा रहा था, तभी सामने से आ रही डायल 112 की पुलिस की गाड़ी गाय से टकरा गई, जिसके बाद पुलिस ने राहुल की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब तक हम गए हैं तब तक ही पड़ा हुआ था, उस जगह आदमी सब खड़ा था, उसको उठा के लाए डॉक्टर के पास, रेफर कर दिया दरभंगा DMCH।
हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और काफी देर तक उनका हंगामा चलता रहा। तो वहीं बिहार के वैशाली में ई रिक्शा की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी और आगजनी कर हंगामा शुरू कर दिया। घटना के बाद लोगों ने ई रिक्शा को तो पकड़ लिया, लेकिन चालक वहां से फरार हो गया, जिसके बाद नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। यूपी के महोबा से सैलाब में एक डंपर के डूबने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़क पर कई फीट पानी भरा है, बावजूद इसके डंपर चालक आता है और पानी वाली सड़क पर गाड़ी दौड़ा देता है। अगले ही पल वो हुआ जिसका अंदेशा था। डंपर पहले पलटता है, फिर धीरे धीरे पानी में डूब जाता है। हालांकि हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की जान बच गई, लेकिन पानी में ऐसी गलती करना जानलेवा भी साबित हो सकता है। सैलाब के आगे इंसान और बेजुबान ही नहीं, मशीनें भी फेल हैं। बाढ़ में फंसकर रफ्तार भरने वाली कार तिनके की तरह बहने लगती है। तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की है, जहां एक कार पानी में फंस गई और देखते ही देखते कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और फिर शुरू हुआ सैलाबी शोर। पल भर में कार पानी के साथ बहने लगी। वीडियो में देख सकते हैं कि कार बहते हुए जा रही है। तभी कई लोग पानी में कूद जाते हैं और तैरकर कार के पास पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने कार को धक्का मारकर एक किनारे तक पहुंचाया और कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। शीशे खोल लो, शीशे खोल लो। हादसे के वक्त कार में करीब 3 से 4 लोग सवार थे। अच्छी बात रही कि सभी को बचा लिया गया। अब कार की बहने का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल धेला नदी भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो चुकी है और नदी का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। और जब इस सैलाबी सड़क से कार चालक ने कार निकालने की गलती की, तब ये हादसा होते होते बचा। यूपी के कई जिले बाढ़ बारिश से जूझ रहे हैं। बदायूं से सैलाब की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां गंगा का पानी गांव में घुस चुका है। गंगा और रामगंगा नदियों ने सैकड़ों गांव अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। पानी में एक नाव चल रही है, वही नाव पर लोग बैठे हैं और उसी नाव पर कई बाइक लादी गई हैं। यानी पानी में नाव ही लोगों के पास आखिरी सहारा बचा है। गांव में पानी चल रहा है और सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। धान वगैरह बाजरा देखो, इधर बाजरा देखिए, सब पूरे बहुत बड़ी जटिल समस्या है। गांव का पानी सैकड़ों गांवों में दाखिल हो चुका है। आसपास के गांव ही नहीं बल्कि नजदीकी शहर तक पहुंचने के लिए भी नाव ही सहारा है। सबसे बड़ी मुसीबत बारिश के बीच पीने के पानी की है, तो दूसरी ओर गांव के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जानवरों के लिए चारे की किल्लत हो चुकी है। घरों में भी राशन पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हालांकि अब तक किसी भी अफसर ने बाढ़ में फंसे इन गांव के लोगों की सुध नहीं ली है। झारखंड के जमशेदपुर से सैलाब की एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक उफनाते नाले के पास इतनी तेज धार बह रही थी कि बाइक सवार उसी में बह गया। अच्छी बात ये रही कि मौके पर लोग मौजूद थे, जिन्होंने फौरन बाइक सवार को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन जरा सी देर इस शख्स की जान ले सकती थी। तस्वीरें जमशेदपुर के आजाद नगर पुल की है। यहाँ एक बड़ा नाला बहता है, लेकिन भारी बारिश के बाद नाले का पानी सड़क के ऊपर बहने लगा और ये मंजर कैमरे पर कैद हुआ। अरे भाई, जरा फिर से तस्वीरों को देखिए, कैसे एक बाइक पर सवार होकर शख्स नाले को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पानी की धार से उसकी बाइक पलट जाती है और बाइक सवार बहते हुए सीधे नाले में जा गिरता है। पहले तो लगा कि बाइक सवार पानी में ही बह जाएगा, लेकिन अगले ही पल वो पानी में ऊपर आता है और लोग शख्स को बचा लेते हैं। बिहार के छपरा में लोग बाढ़ के बाद दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, तो दूसरी तरफ तेंदुआ और हिरन जैसे जंगली जानवर गांव में घुस रहे हैं। पहली तस्वीर छपरा के डोरीगंज इलाके की है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरह पानी गांव और घरों में घुस चुका है। जिन सड़कों पर पहले गाड़ियां दौड़ती थी, अब वहां नाव चल रही हैं, यानी गांव के अंदर भी आने जाने के लिए अब नाव का सहारा है। आप देखेंगे कि सैकड़ों परिवार जो है ये बेघर हो गए हैं। लोगों के घरों में जो है पानी घुस गया है। लोग जो है परेशान हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस आपदा के घड़ी में वो क्या करें। सरयू में बाढ़ के बाद पानी घरों तक घुस चुका है। लोग घर की छतों पर कैद हैं। यहाँ तक कि पीने के पानी तक की किल्लत हो चुकी है और आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा है, जबकि प्रशासन ने अब तक इलाके की कोई सुध नहीं ली।
चारों तरफ सैलाब के बाद तेंदुआ भी गांव में घुस चुका है। पेड़ पर तेंदुए को आराम फरमाता देख लोग दहशत में हैं। वहीं दूसरी तरफ हिरण भी गांव में शरण लेने पहुंचे हैं, यानी जंगली जानवर भी अब सैलाब से बचने का सुरक्षित रास्ता खोज रहे हैं। आपने गणेश विसर्जन की तमाम तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देख आप भी भावुक हो जाएंगे। बच्चे का इस तरह गणपति को विदा करना सभी के दिल को छू गया। क्योंकि ये नन्ही बच्ची गणेश जी की प्रतिमा से जिस तरह लिपट कर रो रही है, वो वाकई बेहद भावुक कर देने वाला पल है। लेने जाएंगे ना अभी। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की हैं। यहाँ एक परिवार गणेश विसर्जन के लिए पहुंचा था। इसी दौरान परिवार की सबसे छोटी बच्ची गणपति के गले लग रोने लगी। अपनी मम्मी को बजाने दो। अगले साल लेने जाएंगे ना अभी। लेने चले जाएंगे ना। बच्ची नहीं चाहती थी कि गणेश जी की प्रतिमा को उससे दूर किया जाए। हालांकि परिवार लगातार बच्ची को समझाता रहा, लेकिन बच्ची रोती रही और गणेश प्रतिमा से लिपटी रही। बच्ची के माता पिता ने इस दिल को छू लेने वाले वाकये को कैमरे पर कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग बच्ची की मासूमियत को खूब पसंद कर रहे हैं। Zee News.